So approach to a patient with CNS infection. अप्रोच का एक मामला बड़ा अच्छा ये है कि हमने अपने ज़माने में एक किताब पढ़ी थी ऑन कॉल न्यूरोलॉजी, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, आजकल के नहीं। ऑन कॉल न्यूरोलॉजी में ये था कि उसमें लिखते थे एलिवेटर थॉट्स। एलिवेटर थॉट्स के आपको ER से कॉल आ गई है, आप अपने रूम में हैं, अब आप एलिवेटर से उतर के जा रहे हैं ER की तरफ, तो आप क्या सोचते हुए जाएंगे? उसने कहा कि भाई आज वो हेडेक का पेशेंट आया है, तो आप क्या क्या सोचते हुए जाएंगे? तो एलिवेटर थॉट्स उसमें बड़ी अच्छी थी, तो अगर कहीं से मिल जाए तो वो बड़ी अच्छी किताब है, उसको देख लेना। ओके, सो दिस इज़ माय वर्किंग प्लेस, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ न्यूरोलॉजी का और चला रहा हूँ डिपार्टमेंट अपना। वी स्टार्ट विद द दुआ रब्बि ज़िदनी इल्मा। इतनी पावरफुल दुआ है ये कि जो हमको ये बताती है कि हम कुछ भी नहीं जानते, अल्लाह आप हमें इल्म दे दीजिए और हम इस इल्म को आपकी मखलूक की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। पे ऑल द ट्रिब्यूट्स टू माय मेंटर डॉक्टर अख्तर अहमद। इन्हीं कॉरिडोर्स में मैं घूमता था, इसी कॉरिडोर में उन्होंने मुझे न्यूरोलॉजी सिखाई और आज मेरी जितनी भी खूबियाँ हैं इन्हीं की बदौलत हैं, खामियाँ सारी मेरी हैं। ही वॉज अ वेरी ट्रू जेंटलमैन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। सो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं इस टॉक के। एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज CNS इन्फेक्शन। होता क्या है अब तुम लोगों को तो सबको पता ही होगा क्या है। एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ CNS इन्फेक्शन विद कॉमन कॉजेटिव पैथोजेंस, एक्सप्लेन द क्लिनिकल फीचर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CNS इन्फेक्शंस and formulate management plan of different CNS infections. Okay. Before proceeding, सूरह माइदा की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि सब इंसान, जिसने ज़िंदगी बख्शी एक इंसान को गोया उसने ज़िंदा किया सब इंसानों को। हम ज़िंदगी बख्श नहीं सकते, हम ज़िंदगी बख्शने की कोशिश कर सकते हैं और यही कोशिश हमें इस दर्जे पे पहुंचा देगी कि अल्लाह कहते हैं कि तुमने सारी इंसानियत को बचा लिया। वी हैव टू स्ट्राइव फॉर दिस और अल्लाह ताला हमें ये दर्जा अता फरमाए। सो अब CNS इन्फेक्शन को पहचानना क्यों ज़रूरी है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इसकी बहुत हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी है। द ट्रीटमेंट रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेशंस एंड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज कॉमन इफ अनट्रीटेड। तो ये दो तीन चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं इसमें। छोड़ दिया तो मुसीबत, काम जल्दी नहीं किया तो मुसीबत, दोनों बराबर। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस, हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है, बोनी केसिंग है, उसके नीचे क्वेश्चन ऑफ CSF है, उसके नीचे ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं, कोई एबनॉर्मल बायोटा उसके अंदर नहीं मिलेगा और अगर कुछ है वहाँ पे, कोई घुस गया वहाँ पे तो मुसीबत कर देगा। राइट, उसको बिल्कुल पाक साफ अल्लाह ने रखा हुआ है और अगर कोई उसके अंदर चला जाएगा तो एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द CNS इज अ डेविएशन फ्रॉम द हेल्दी स्टेट। ये एक डिजीज स्टेट है और इस डिजीज स्टेट में ही और शी इज गोइंग टू मेक अ हेल्प। पैथोजेंस ब्रीचिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, दे एंटर द CSF, दे ट्रिगर एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये बेसिक पैथोलॉजी है। पैथोजन जैसे ही दाखिल होगा एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ये इन्फ्लेमेटरी फौज वहाँ बैठी हुई है, उसको तो पता ही नहीं यहाँ पे कोई बैरूनी दहशतगर्द भी आ सकता है। अगर आ गया तो सब परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अब वो अंदर उसकी इन्वेजन के तरीके क्या है? एक डायरेक्ट इन्वेजन है। सम पैथोजेंस हैव स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स टू डायरेक्टली पेनिट्रेट एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, या पैथोजेंस कैन बी कैरीड विद इन इम्यून सेल्स, किसी के ऊपर सवारी करके अंदर आ जाएंगे, या परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई थी किसी इस इम्यून सिस्टम की जिसने उनको अंदर एंटर कर दिया। सो दिस इज द थ्री मेन रीजंस: डायरेक्ट इन्वेजन, ट्रांस सेलुलर माइग्रेशन और इंक्रीज परमिएबिलिटी, किसी वजह से अगर हो गई वहाँ पे। So the presence of pathogens within the CNS triggers an inflammatory response leading to the recruitment of immune cells.
The inflammatory response itself can cause significant damage to the brain tissue due to release of pro-inflammatory cytokines, reactive oxygen species, and other toxic mediators. Depending on the location and severity of the infection, neurological symptoms like fever, headache, altered mental status, seizures, stiff neck, muscle weakness, and cognitive impairment can arise. अब जो भी इन्फेक्शन हुआ, जो भी आपका दहशतगर्द आया, उसने जहाँ पे अगर कराची के नाज़िमाबाद में मसला किया तो नाज़िमाबाद वाले ख़राब हो जाएंगे, अगर डिफेंस में जाके मसला किया तो एक और मसला हो जाएगा, गवर्नर हाउस में करेगा तो पूरा कराची पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वट एवर इज़ द साइड इन द ब्रेन और CNS द ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टिंग, it will cause sign and symptoms accordingly. अच्छा, अब what are the factors that favor entry of pathogens to CNS? जब CNS एक बिल्कुल ही समझ लीजिए कि एक कॉम्पैक्ट सिस्टम में रखा हुआ है, उसके अंदर किसी की एंट्री नहीं है, तो अब उसमें एंट्री होने के क्या चांसेस होते हैं, किस तरह से एंटर हो सकता है? आइदर पैथोजन बहुत विरुलेंट है, इसके कैप्सूल्स, इसके टॉक्सिन्स बहुत ही विरुलेंट हैं, जो सारी रुकावटें तोड़ के ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब सारी रुकावटें तोड़ के CNS के अंदर दाखिल हो गए, और होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो हो गया, या तो वो बहुत ताकतवर था या डिफेंस मैकेनिज्म आपका स्लो हो गया था, या डिफेंस मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं था सो वो अंदर आ गया, और या फिर एक ये चीज़ है कि न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स हुए थे, कोई ट्रॉमा हुआ था, बिल्कुल ही ब्रीच, सब कुछ खुला हो गया था, जिसने भी अंदर आना था आ गया. सो दीज आर द three main reasons due to which a pathogen may enter into CNS. Initial assessment, जैसे ही पेशेंट आपके पास आएगा तो इनिशियल अप्रोच जो आपकी होगी, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन. हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. फीवर, हेडेक, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, सीजर्स, ये चार चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका अलार्म कर देंगी, आपके कान खड़े कर देंगी कहीं इसको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया. फीवर, हेडेक, ऑल्टर्ड या डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस लेवल और सीजर्स. अब इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, फीवर हेडेक ही हो सकते हैं, हेडेक सीजर्स हो सकते हैं, वट एवर. उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अब आप पूछेंगे, कहीं उसको ट्यूबरक्लोसिस का एक्सपोजर हुआ, कहीं HIV स्टेटस तो उसका नहीं है, उसका कैसा है, स्पीड ऑफ ऑनसेट कैसी सी, एक्यूट बहुत तेज़ी के साथ सब कुछ डेवलप हो गया, या इट वाज सब एक्यूट थोड़ा सा क्रॉनिक था. तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आप क्या चीज़ डील कर रहे हो, कितनी इमरजेंसी है आपको. जनरल साइंस, रैशेज उसको मिलेंगे, उसके ऊपर मैनिंगो को ईयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री मिलेगी आपको. न्यूरोलॉजिकल साइंस में नेक स्टिफनेस मिलेगी, फोकल डेफिसिट्स, रैपिड डिटेरियोरेशन, पैपिलोएडिमा, ये रेड फ्लैग साइंस होंगे कि अगर इन सब चीज़ों के साथ कोई फोकल डेफिसिट मिल रहा है या चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ डिटेरियोरेट हो रही हैं और यू गेट पैपिलोएडिमा, ये रेड फ्लैग साइंस हैं. अगर इस हिस्ट्री के साथ और उस सस्पिशन से कि इसको सीनस इन्फेक्शन हुआ है, अगर कोई फोकल डेफिसिट, रैपिड डिटेरियोरेशन या पैपिलोएडिमा, ये तीन चीज़ें मिलेंगी, या तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिल जाएगी, सो इट्स एन इमरजेंसी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यार में खड़े हैं, 17 years old Mike comes to is brought to your ER. फीवर की हिस्ट्री है, हेडेक की हिस्ट्री है. ये फीवर हेडेक इसको 3 दिन से है. फोटोफोबिया, एग्जामिन किया तो नेक स्टिफनेस मिली, कर्निंग ब्रूजेस की साइन पॉजिटिव मिले, न्यूरोट्रोपिक प्लियोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिक प्लियोसाइटोसिस मिला, CSF में प्रोटीन्स हाई मिले, ग्लूकोज लो मिले. तो ये एक बड़ी टिपिकल किस्म की पिक्चर है CNS के इन्फेक्शन की. लेकिन इसमें ये टिपिकलिटी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है कि फीवर, हेडेक तो मिल गया, मेंटल कंफ्यूजन भी मिल गया, लेकिन कर्निंग्स और ब्रूजेस की नहीं मिले. और हेड CT में तुम्हें कुछ पैची से, जब CT कराया तो उसमें कुछ पैची सिग्नल्स, हाई सिग्नल्स मिले वहाँ पे. तो अब ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चीज़ हो गई कि इसमें मेनिंजियल साइंस नहीं मिल रहे. ठीक है, इसमें मेनिंजियल साइंस नहीं मिल रहे. और एक तीसरी चीज़ है जिसमें सीजर भी मिल रहा है, हेडेक भी मिल रहा है, फीवर भी माइल्ड सा मिल रहा है, लेकिन नेक स्टिफनेस नहीं है, कर्निंग एंड ब्रूजेस नहीं है. पुरानी हिस्ट्री ओटाइटिस मीडिया की मिल गई है, बट एपिलेप्सी की कोई हिस्ट्री नहीं मिली. पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं थी, अब सीजर्स स्टार्ट हुए हैं उनको.
ये 60 इयर्स की खातून जो तुम्हारी इमरजेंसी में लाई गई हैं, इनका जब हेड सीटी किया गया तो इसमें सिंगल रिंग एनहांसिंग लीजन इन राइट टेम्पोरल लोब पे ये चीज़ मिली, बिल्कुल सर्कमस्क्राइब सी। तो अब ये 3 सिनेरियोज हैं जिनके साथ आप चलेंगे आगे, और तीनों सिनेरियो सीएनएस इन्फेक्शन के हैं। तो सीएनएस इन्फेक्शन की जो क्लिनिकल टाइप्स हैं, इट इज आइदर मेनिंजाइटिस, इट्स आइदर एन्सेफेलाइटिस, इनका कॉम्बिनेशन होगा मेनिंगो एन्केफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस और स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शंस। मेनिंजाइटिस में पैथोजन इन्फेक्ट्स मेनिंजियल लेयर्स ओनली, सिर्फ मेनिंजियल लेयर्स को कर रहा है, उसने ब्रेन के पेरेन्काइमा को कुछ नहीं किया, तो इसलिए इसकी प्रेडोमिनेंस जो होगी वो मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मेनिंजीज इफेक्ट हो और उसके अंडरलाइंग ब्रेन बच जाए, तो ब्रेन भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा तो ब्रेन के अपने साइन एंड सिम्टम्स भी आपको आ रहे होंगे। तो इसमें मेनिंजियल इरिटेशन की साइंस के साथ साथ सीजर्स भी मिल सकते हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम भी मिल सकता है, राइट। एन्सेफेलाइटिस में ये हो सकता है कि इसमें मेनिंजीज इन्वॉल्व ना हो, प्योरली एन्सेफेलाइटिस, प्योरली ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो, राइट। ब्रेन एब्सेस में भी यही होगा कि लोकल पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन मे और मे नॉट भी। अगर बहुत बड़ा एब्सेस हो गया तो वो स्ट्रेच करेगा मेनिंजिस को, अगर छोटा कोई से है तो वो मेनिंजिस को भी नहीं करेगा, तो इसमें भी मेनिंजियल साइंस नहीं मिलेंगे। तो वो जो 3 सिनेरियोज अभी आपने देखे हैं पीछे, वो इन 3 सिनेरियोज में से किसी ना किसी एक में फिट होते हुए आपको मिलेंगे। और इसके बाद सीएनएस का एक पार्ट स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस और एब्सेस और प्योर कॉर्ड इन्फेक्शन, माइलाइटिस, inflammation of the spinal cord. Okay. So immediate attention to airway, breathing and circulation is paramount. Patient आएगा, सब कुछ छोड़ के पहले इसके emergency treatment दोगे. Ensure adequate oxygenation, manage potential complication like seizures or increased intracranial pressure. पहले इसके ऊपर तवज्जो दोगे, पहले इसको settle down करोगे. Settle down करने के बाद आप सोचोगे कि treatment भी शुरू कर दो. With the suspicion of CNS infection, ट्रीटमेंट शुरू कर दो। अब करना क्या होगा, कौन सा ट्रीटमेंट दोगे, उसके लिए सोचना पड़ेगा। उसके लिए उसके जो तुमने टेस्ट भेजे उनके टेस्ट का वेट करना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट आने में टाइम लगेगा। तो अब एक एम्पेरिकल अप्रोच होती है कि आप सोचें कि इस कंडीशन के साथ पेशेंट आया है, ये साइंस मुझे मिल गए, मैं ये तो शुरू कर ही दूँ, राइट। तो वही आज की सारी कहानी है। लेस देन 3 months का पेशेंट में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस मिलती हैं। ये 3 ऑर्गेनिज्म आपको इस एज ग्रुप में मिलेंगे। अगर एज ग्रुप थोड़ा सा बढ़ गया है, अपने चाइल्डहुड में आ गया, तो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब यही एक कहानी छोटे जो आपके इससे बड़े लोग एडल्ट्स में मिलेगा, उसमें भी यही चीज़ मिलेगी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ये चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे का सिलसिला हो जाएगा, राइट। इसमें नाइसीरिया मेनिंजाइटिस टॉप पे था, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी टॉप पे आ जाएगा। और 50 इयर्स के ऊपर चले गए आप तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस मेन ऑर्गेनिज्म होगा, और अगर कोई न्यूरोसर्जिकल या हेड ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो स्टैफ ऑरियस आपको देखेंगे। तो एम्पेरिकली इनको देखते हुए और इस एज ग्रुप को देखते हुए, अपने साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए आपने एम्पेरिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। जो कॉमन वायरसेस मेनिंगो एन्केफेलाइटिस कराएंगे, दे आर herpes simplex। herpes simplex का प्राइमरी सीएनएस का इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसका रीएक्टिवेशन का प्रोसेस भी हो सकता है कि बैठा हुआ था, डोर्मेंट था, लेकिन उसकी इम्यूनिटी जब लो हुई तो ये रीएक्टिवेट हो गया। इसके अलावा वेस्ट नाइल वायरस, मम्स वायरस, मीजल्स वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस भी एक्यूट इन्फेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन मीजल्स के साथ एक मसला है कि मीजल्स उसी वक्त एन्सेफेलाइटिस भी कर सकता है। मीजल्स का वायरस उसके अंदर बैठा भी रह सकता है एक्यूट फेज में, और सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनकेफेलाइटिस कोई 6-8 साल के बाद भी ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो मीजल्स का ये खास है कि ये एक्यूट सब एक्यूट 2 कंडीशंस में काम करेगा। जो फंगाई हैं, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस इज मोस्ट कॉमन,
और ये टिपिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में मिलेंगे। इसके अलावा HIV, CD4 टी सेल काउंट्स मोर लेस देन 100 हो तो मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस ये कराएगा। या कॉक्सिडियोस इमिटिस जो है ये भी सॉइल में मिलता है और ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, फंगल इन्फेक्शन आमतौर से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिसमें एक निग्लेरिया फाउलेरी है, पर्टिकुलरली फेटल, बहुत ही खतरनाक किस्म का, खा जाता है ब्रेन को, खा जाता है ब्रेन को। फ्रेश वाटर में मिलता है। आप जब गए डाइविंग करने किसी फार्म हाउस में, वहाँ सफाई नहीं थी, तो ये आपके नेजल साइनस के ज़रिए से ब्रेन में दाखिल हो जाएगा और फिर ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता। ट्राइपेनोसोमा ब्रूसियाई ट्रांसमिटेड बाई सीसी फ्लाई, सेरेब्रल मलेरिया, और सेम पैथोजन, अब इसमें यही पैथोजन, सेम पैथोजन के कॉज मेनिंजाइटिस, कैन आल्सो कॉज मेनिंगोएन्केफेलाइटिस। म्यूकोर एक फंगस है राइजोपस फैमिली का, जो आपको यूजुअली डायबिटिक्स में मिलेगा। न्यूट्रोपीनिया पेशेंट का एक ख़ास आपको उसकी जो ब्लड पिक्चर में मिलेगा। तो ये भी साइनसेस को अफेक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स में आएगा, बोन्स में आएगा, ब्रेन में घुस जाएगा, ब्रेन में घुस के ये भी नहीं छोड़ेगा जान। It is also very fatal. So major clinical sign, all form of meningitis जितने हैं, meningitis में headache, fever और neck rigidity, ये ट्राइंगल है headache, fever, neck rigidity का, जो अगर मिल रहा है तो you should not think anything else except proved otherwise कि ये इसके साथ CNS की इन्वॉल्वमेंट, मेनिंजीज की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। इसी के साथ सुपर इम्पोज फोटोफोबिया, नोजिया, वॉमिटिंग, नेक रिजिडिटी, पैपेलिडीमा मिलेगा, और ब्रुजेस की साइन, और अगर मेनिंजीज की इन्वॉल्वमेंट में आपको कर्निगो ब्रुजेस की भी पॉजिटिव मिलेंगे। अगर इसी के साथ कोई पेटिशियाएँ हैं तो यू थिंक ऑफ नाइसीरिया मेनिंजिटाइटिस। रेड मैक्यूलोपेपुलर रैश रिस्ट और एंकल्स पे मिल रहे हैं तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। एरिथीमा, क्रॉनिक माइग्रेंस मिल रहा है तो लाइम डिजीज। मम्स की हिस्ट्री है, पैरोटाइटिस है तो मम्स का सोचेंगे। वेसिकल आपको वेरिसिला जोस्टर के शिंगल्स मिल रहे हैं तो वेरिसिला जोस्टर सोचेंगे। और अगर फ्लासिड पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज विद कंकॉमिटेंट माइलाइटिस मिल रहा है तो वेस्ट नाइल वायरस सोचा जाएगा। सो दीज आर, ये कुछ इन वायरसेस की स्पेसिफाइड साइन सिम्टोमेटोलॉजी है विच शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। टाइमलाइन भी बहुत डिपेंड कर रही है। अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आवर्स टू फ्यू डेज में डेवलप होगा, HSV मेनिंगोएन्केफेलाइटिस। वायरल अगर डेज टू वीक्स में डेवलप हुआ है तो आप सोचेंगे वायरल हुआ है, कोई क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हुआ है, लाइम डिजीज है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर टेक्स डेज और वीक्स टू डेवलप। मंथ्स की हिस्ट्री है तो फिर ये लेट इन्फेक्शन जो ट्यूबरक्लोसिस, कॉक्सीडाइटिस और सिफिलिस को सोचेंगे, राइट? अच्छा जनाब, अब एक कहानी है कि न्यूरो इमेजिंग कराएं या CSF करें, क्या ख्याल है, कौन सी चीज़ पहले करें? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट? हमें डायग्नोस्टिकली क्या चीज़ काम देगी? लंबर पंक्चर। हाँ, अगर डेंजर साइंस नहीं है तो डायरेक्ट हिम्मत है इतनी? है? मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं होती। मुझ में तो हिम्मत नहीं होती कि अगर मैं पैपेलिडेमा मुझे नहीं भी मिलता है तभी भी मुझ में हिम्मत नहीं होती। हाँ, तो पहले LP, अगर तुम्हारे पास दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो गो फॉर इमेजिंग, गो फॉर इमेजिंग। इमेजिंग करा के पहले अपने आप को सिक्योर कर लो एंड देन पुट द नीडल इन, राइट? ओके, सो यू आर ऑल फेमिलियर कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आप CSF सैंपल लेंगे, CSF सैंपल कल्चर के लिए जाएगा, उसी के साथ आपके ब्लड टेस्ट भी जाएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑब्वियसली अगर इसको आपको पैपेलिडीमा मिल रहा है या अगर आपका सस्पिशन है कि इसको अंदर मास डेवलप हुआ है या SOL टाइप के सिम्टम्स है तो फिर आप प्रोसीड करते हुए डरेंगे थोड़ा। ओके, तो CSF एनालिसिस में ओपनिंग प्रेशर देखा जाएगा, सेल काउंट्स देखे जाएंगे, प्रोटीन्स काउंट देखा जाएगा, ग्लूकोज देखा जाएगा उसका, और एडिशनली आप ग्राम स्टेनिंग इंडिया किया, कोई कल्चर
आप भेजना चाहेंगे तो भेजेंगे। ओके, सो ओपनिंग प्रेशर हाई मिलेगा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल कंडीशंस में। ओपनिंग प्रेशर को देखना जरूरी है कि टिप ड्रॉप बाय ड्रॉप आया या एकदम गश करके निकल के आया, ठीक है। तो अगर इंक्रीज्ड है ओपनिंग प्रेशर तो बैक्टीरियल कॉज ज्यादा होगा, अगर मॉडरेट टू स्लाइट इंक्रीज है तो थिंक ऑफ फंगल और ट्यूबरकुलोसिस, और अगर ठीक ठाक है तो मासूम सा वायरल कोई होगा, राइट। Increased WBC count is an indication of bacterial infection, और mild leukocytosis point करेगा towards viral और tuberculosis और fungal. Okay, प्रोटीन लेवल्स अगर काफ़ी हाई है, बहुत मोटा इसमें एरो बना हुआ है, बहुत हाई अगर मिल रहा है तो इट इज़ हाईली एलिवेटेड इन बैक्टीरियल एंड ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, डिसरप्ट्स ब्लड ब्रेन बैरियर, सीरम प्रोटीन लीक्स इनटू CSF, और फिर इस वजह से ये प्रोटीन हाई ज़्यादा हो जाता है। फंगल एंड वायरल इन्फेक्शन कॉज माइल्ड एलिवेशन और नॉर्मल प्रोटीन्स, माइल्ड एलिवेशन नॉर्मल प्रोटीन्स, और ग्लूकोज लेवल का हाल ये है कि बैक्टीरिया, फंगाई, ट्यूबरकुलोसिस ये पूरा खाते हैं उसको, शुगर को, तो वो खाने से शुगर बेइंतहा लो हो जाएगी। वायरसेस मैंने कहा ना मासूम सा शरीफ होता है, ये ना प्रोटीन्स हाई करता है ना शुगर हाई करता है, तो ये इसमें शुगर नॉर्मल और स्लाइटली डिक्रीज, थोड़ी बहुत डिक्रीज मिलेगी। समराइज करें अगर हम तो हाई WBC काउंट विद न्यूट्रोफिल डोमिनेंट स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ बैक्टीरियल, moderate increase in lymphocyte is more typical of viral or fungal, low glucose level often seen in bacterial, fungal and tuberculous, elevated protein common across CNS infection। हर एक में आपको प्रोटीन्स एलिवेटेड मिलेंगे, लेकिन ये कहानी सेल काउंट, प्रोटीन्स और शुगर के बीच घूमती है, जो आपको डायग्नोसिस में मदद देती है कि हम किस चीज़ को डील कर रहे हैं। ओके, तो अब आपने एज ग्रुप भी देख लिया, आपने उसके कॉमन ऑर्गेनिजम्स भी देख लिए, अब आप स्ट्रेट अवे जब कल्चर रिपोर्ट आए और सब उसके पहले आप स्ट्रेट अवे जो एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे इन 0 to 12 वीक्स, या बिल्कुल जो इन्फेंट्स हैं, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स प्लस एम्पेसिलिन इज द फर्स्ट चॉइस। 3 months to 50 years एडल्ट्स, और उसमें थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स प्लस वैंकोमाइसिन, और 50 years के अबव थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन प्लस वैंकोमाइसिन प्लस एम्पेसिलिन। हाँ, ऐड करते जाएंगे। इसमें एम्पेसिलिन को रिप्लेस कर दिया वैंकोमाइसिन से, इसमें वैंकोमाइसिन के साथ एम्पेसिलिन भी ऐड कर दी टू काउंटर दोज ऑर्गेनिजम्स। वायरल इन्फेक्शन अगर आपको प्रूफ हो गया या हो गया तो आप उनको इसाइक्लोविर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर्पीस का ही इलाज है और इसी वायरस को हम ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरे वायरस हमारे पास हम उनको ट्रीट भी नहीं कर सकते। तो 10 mg per kg 8 hourly एडल्ट डोज है, 20 mg per kg 8 hourly न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन की डोज है। ड्यूरेशन 10 to 14 days होगा जिसमें आप इनका ट्रीटमेंट करेंगे। और ब्रेन एब्सेस में फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब ब्रेन एब्सेस अगर आपको मिल गया है तो ब्रेन एब्सेस के लिए टिपिकल बैक्टीरिया फाउंड आर स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैक्टीरियोइड स्पीशीज, एंड इसकी आपकी मिक्स इन्फेक्शन कॉमन होता है। तो इसमें आपने ब्रेन एब्सेस और इन्फेक्टिव फोकस भी आपको मिल जाएगा, इसमें आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी मिल जाएगी। तो इसमें अकॉर्डिंग जो एंटीबायोटिक्स आपकी जाएगी सेफ्ट्राइजोन, वैंकोमाइसिन एंड मेट्रोनाइडाजोल में ऐड करेंगे अंटिल कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट इज अवेलेबल। ट्रीटमेंट मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 4 to 6 weeks एंड सर्जिकल रिसेक्शन डिकम्प्रेशन इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड। अगर बड़ा कोई एब्सेस है तो उसमें रिसेक्शन भी आपको चाहिए होगा। ओके, ट्यूबरकुलोसिस का तो सबको पता है, तो सब एक्यूट इसमें फीवर होगा, हेडेक होगा, क्रेनियल पैल्सीज मिल सकती हैं आपको, हाइड्रोसेफेलस मिल सकता है, एंड CSF फाइंडिंग्स में लिम्फोसिटिक पिलियोसाइटोसिस। इसके लिए वही स्टैंडर्ड जो ATT आप स्टार्ट करेंगे फॉर एटलीस्ट 12 months, फॉर एटलीस्ट 12 months एडजंक्टिव स्टीरॉइड्स आपको देने पड़ेंगे एडिशंस को रोकने के लिए। ओके जी, HIV एसोसिएटेड जो मेन सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, क्रिप्टोकोकस होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, या JC वायरस होता है। क्रिप्टोकोकस में एम्फोटेरासिन और फ्लूकोनाजोल देंगे, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में सल्फाडाइजीन एंड पायरामिथामीन देंगे, एंड JC वायरस में सपोर्टिव ART ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ओके, सो एट अ ग्लांस इफ हम ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन देखें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में एम्पेरिक थेरेपीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफ्ट्राइजोन एंड वैंकोमाइसिन, steroids for reducing inflammation, supportive care, IV fluid, seizure management, etc., etc.
वायरल में एंटीवायरल में एसाइक्लोविर है फॉर HSV एंड सपोर्टिव केयर फॉर अदर्स एंड प्रिवेंटेबल वायरसेस जो आप कर सकते हैं मम्स और मीजल्स का ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है, आप वही उसको प्रिवेंटिव अगर आप कर सकते हैं तो करेंगे। ब्रेन एब्सेस में आप ड्रेनेज करेंगे, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी जो भी हमने डिस्कस किया पॉसिबल फंगल इन्फेक्शन में डिपेंडिंग अपॉन द एटियोलॉजी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स स्पाइनल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल्स जो भी आपका ऑर्गेनिज्म मिला है उस लिहाज से ट्रीट करेंगे। ओके, तो अब हम वापस अपने आप को देखें कि 17 इयर्स माइक का फीवर था, हेडेक था, फोटोफोबिया था, नेक स्टिफनेस थी, कर्निक्स ब्रूजेंस की साइन पॉजिटिव थे, तो हमने इसको बनाया कि ये मेनिंजाइटिस था या मेनिंगोइनकेफेलाइटिस था। हाँ, मेनिंजाइटिस। कोई सीजर नहीं है, कोई मेंटल कंफ्यूजन भी इतना नहीं है, सो इट इज़ प्योर मेनिंजाइटिस, राइट। अच्छा, ये 27 इयर्स की जो हेलन थी, इनको फीवर था, हेडेक, कंफ्यूजन, कर्निक्स एंड ब्रूजेस की नेगेटिव थे, हेड सीटी पे पैची लोब ऑफ एंसेफेलाइटिस इस तरह के मिल रहे थे आपको, एनहांसमेंट्स मिल रही थी। सो इट इज़ प्योर ब्रेन पेरेन्काइमा और इनकी नेगेटिविटी की वजह से मेनिंजिस की इन्वॉल्वमेंट इज लेस लाइकली। 60 इयर्स की लूसिया जमाई थी, इनके पास सीजर, हेडेक, माइल्ड फीवर, नोनेस, नेक स्टिफनेस। अब क्योंकि मेनिंजिस इन्वॉल्व नहीं हुई थी तो ये बच गई इनकी मेनिंजिस, और यहाँ पे सीजर, हेडेक, माइल्ड, अब हेडेक मेनिंजिस से आया, सीजर आपकी पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट से आया, माइल्ड फीवर चूँकि एब्सेस चल रहा था तो उस वजह से आया, इसकी हिस्ट्री ओटाइटिस की और इसकी भी थी तो यहाँ से भी फीवर आ गया। पास हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी कोई नहीं थी, लेकिन अब इनको सीजर्स होने शुरू हो गए तो और यहाँ पे करेंगे एनहांसिंग लीजन मिला, तो इट इज़ अ ब्रेन एब्सेस, इट इज़ अ ब्रेन एब्सेस। ओके, तो क्विक लुक अगर हम देखें तो मेनिंजाइटिस is caused by bacteria Streptococcus pneumoniae और Neisseria meningitidis, mycobacterium tuberculosis, वायरस में enterovirus, fungi में Cryptococcus, parasites में malaria। और ये तमाम मेनिंजाइटिस जो हैं ये मेनिंगोइनकेफेलाइटिस भी कर सकते हैं। एंसेफेलाइटिस, प्योर एंसेफेलाइटिस में आपको HSV मिलेगा जो प्योर एंसेफेलाइटिस कर सकता है, लेकिन वो उसमें मेनिंजिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। एब्सेसेस, nearby infections, otitis media, dental infections, hematogenous infections, endocarditis. Diagnosis depends upon clinical presentation, lumbar puncture की findings and head or CT MRI. CSF, spinal tap before antibiotics except with abscess and pressures, or treatment empiric therapy or pathogen specific. Okay जी, so take home message, इतने सारे वैसे messages नहीं हैं, टेक होम मैसेज से दो चार ही हैं कि हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन इज रिक्वायर्ड इन डायग्नोसिंग CNS इन्फेक्शन। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड मोर्टेलिटी इज वेरी हाई। फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डायग्नोज, अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्विंग क्लिनिशियंस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट इज क्रूशियल। स्टार्ट एम्पिरिकल ट्रीटमेंट इनिशियली, मिनट्स सेव लाइव्स, स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली। तो हियर आई एंड माई प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे जब अपनी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इन बेचारों के लिए भी दुआ कर दें। ये इस्लाम के वॉरियर्स, पैलेस्टीनियंस जो वापस आ रहे हैं, दे आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। एनी क्वेश्चंस? ये तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टीरॉइड इसलिए देंगे, देखिए डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इन्फेक्शन है कितनी सीवियरिटी का, या आपको इमेजिंग फाइंडिंग्स क्या मिली है। 12 मिलीग्राम स्टीरॉइड्स, डेकेड्रॉन, डेक्सामेथासोन आप उसको करेंगे कोई तकरीबन महीना 2 महीना तो आपने देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे एडिशंस डेवलप हो जाएंगे। एक दफ़ा एडिशन डेवलप हो गए तो फिर तो कॉर्ड किसी काम की नहीं रहती। तो फिर स्लोली अगर पेशेंट बेहतर होना शुरू हो गया, उसका गेट बेहतर हो गया, देन यू मे से कि आप उसको अलग कर सकते हैं। सर 8 वीक्स तक यानी फुल डोज पे रखें, उसके
उसके बाद और वही मैं कह रहा हूँ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है कितनी है, एटलीस्ट अगर जो मैक्सिमम भी आप देंगे तो 2 मंथ्स तक आपको देना ही पड़ेगा, एंड देन यू विल स्लोली टेपर इट ऑफ। ठीक है जी, थैंक यू।